स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुनिए, राजधानी जयपुर से ये खबर आ रही है। यहां बेसमेंट खोदते समय दुकान भरभरा कर ढह गई। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पलक झपकी है और सामने से दुकान गायब। मामला जयपुर के पृथ्वीराज नगर मानसरोवर इलाके का है, जहां श्रीराम विहार विस्तार एरिया में उस समय इस दुकान में 3 लोग मौजूद थे। दुकान के गिरने से ठीक 5 मिनट पहले ही बाहर निकले थे। बाल बचे हैं ये तीनों। दुकान के जब अंदर थे तब दुकान धीरे धीरे हिलने लगी थी। इसके बाद वे दुकान से बाहर आ गए और उसके ठीक 5 मिनट बाद दुकान भरभरा कर ढह गई। दुकान में नीचे सैलून था, ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम होता है। सैलून की दुकान चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि उसकी दुकान के पास ही खाली पड़ी जमीन पर दुकान बनाने के लिए करीब 10 फीट गहरा बेसमेंट खोद दिया गया था। बेसमेंट खुदवाने वाले को मना भी किया कि इतनी गहराई में बेसमेंट न खोदे, लेकिन वो नहीं माना। रात 8:30 बजे के आसपास की घटना भी वो बता रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, एक पल के लिए दुकान देखें, पलक झपके और दुकान गायब। बिल्कुल स्वप्निल, जो वीडियो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भरभरा करके एक इमारत जो है पूरी तरह से गिर जाती है। असल में ये जो घटनाएं हैं इस तरह की पहले भी देखने को मिली और उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अगर नजदीक में बेसमेंट की खुदाई चल रही है वो ध्यान नहीं रखता और जो अगले की नींव में पानी चले जाने के कारण या उसकी नींव को डैमेज कर देने के कारण जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती है। और ये अभी जो है ये कल का मामला जिस तरह से रात का ये सामने आया, और सबसे बड़ी बात इसमें कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि 3 लोग जो है उस दरमियान इस बिल्डिंग में थे और मुश्किल से 5 मिनट पहले ही वो बाहर निकले होंगे और दुकान भरभरा करके गिर गई। अगर वे इसमें होते तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। ऐसे में ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लापरवाही जो है वो किसी न किसी रूप में जो है वो यहाँ पर सामने आती रही है। ये बेसमेंट की खुदाई के कारण जो है ये इसमें लापरवाही का मामला देखने को मिला, जिस कारण से जो ये 2.5 मंजिला इमारत थी श्रीराम विस्तार में वो यहाँ पर गिर पड़ी है। और ये जो बेसमेंट वाला एंगल है महेश, इस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बेसमेंट खुदवाता है तो पहले परमिशन लेनी होती है, फिर ये देखा जाता है कि कहीं खुदाई से आसपास किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, फिर चेक भी किया जाता है कि उसे सही तरीके से खोदा गया है या नहीं। ये तमाम प्रोसीजर अगर फॉलो हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं होती। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा कि किसी भी तरह के निर्माण के लिए या किसी भी तरह की बेसमेंट की खुदाई के लिए परमिशन जो है, भले ही नगर निगम का क्षेत्र है तो वहां से या फिर जेडी का क्षेत्र तो वहां से परमिशन ली जाती है और उसके बाद में एक मौका मुआयना होता है, टीम विजिट होती है और उसके बाद में वो परमिशन जारी की जाती है। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है कि इसमें परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये अभी तक जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें संभवतः निगम और जेडी की तरफ से अगर तो कार्रवाई बनती है। और जो लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ में भी, क्योंकि देखिए थोड़े दिनों पहले की बात है कि जब 22 गोदाम पर भी एक बहुमंजिला इमारत बन रही थी, उन्होंने अपना बेसमेंट की जो खुदाई है वो नियमों के विपरीत जाकर के की और दरमियान में जो पड़ोस के जो मकान थे 3-3 मंजिला, उन पर इसी तरह का खतरा बन गया था, क्योंकि उनकी नींव में गहरा जो है खड्डा हो गया था और उसमें पानी भर गया था। बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में मानसून के दौरान में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि नींव में दरारें आ जाना, वहां पानी भर जाना और इस तरह की जो निर्माण के दौरान में जो शिकायतें हैं वो काफी देखने को मिलती है। इस कारण से इस पर्टिकुलर इमारत में भी जो है इसी तरह की बात रही होगी और इसी कारण से नींव में कमजोरी होने की वजह से जो है ये दीवार भरभरा करके गिर पड़ी है। पूरी का पूरा जो निर्माण था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसका नुकसान हुआ है वो यहाँ पर जरूर जो है तनाव में है, लेकिन उसके साथ में गनीमत ये भी है कि वहां पर किसी तरह का जो हादसा है वो नहीं हुआ था और जो लोग हैं वो वहां से बचाए गए हैं। तो ऐसे में सबसे राहत की बात तो ये है, अभी यहाँ से मलबा जो है हटाए जाने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है और जिनका निर्माण यहाँ पर गिरा है उन्होंने इस मामले में कंप्लेन जो है वो यहाँ पर अभी उसकी तैयारी की जा रही है कि वो जो कंप्लेन है वो भी जरूर दाखिल करेंगे, ताकि जो बेसमेंट की खुदाई हो रही है, जिनकी लापरवाही से काम हुआ है, उनके खिलाफ में एक्शन हो सके। स्वप्निल, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और देखिए, जयपुर के चाकसू में फायरिंग कर एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 12 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूट कर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शिवदासपुरा से पदमपुरा के बीच
देर रात इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी तरह का कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस के हाथ नहीं आया है। और यहाँ सिद्धार्थपुरा से करीब 2 किलोमीटर अंदर पदमपुरा रोड पे गए। पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 जने आए थे और पीछे से बकते आ रहे थे, रोको 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 रोको। और साइड में हमारी मोटरसाइकिल को दबाते गए। कम से कम 5-25 मीटर हम दबाते चले गए। फिर हमारे को आते धक्का मुक्की मारने कूटने लगे। फिर हवा फायर की एक बार, फिर मेरे कंधे के, मेरे गाल के या खोपड़े के हेलमेट था जो वहाँ बंदूक लगाई। और दूसरी गोली है जो मेरे कंधे पे, और यूँ कर लिया मैंने उसको, तो यूँ कंधे पे होती हुई निकल के दूसरी जगह गई हो। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाकसू से ये खबर है। बदमाशों के पास बंदूक भी थी। उन्होंने हवाई फायर किए, डराया धमकाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। हथियार के दम पर दहशत फैलाई और फिर ज्वेलर से 12 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। और इधर उदयपुर से एक खबर है। यहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक घर में मां बेटी सो रही थी, उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया मर्डर के लिए। कुल्हाड़ी से हमला कर बेरहमी से मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लसाडिया थाना क्षेत्र के टटाकिया गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को लग रहा है कि पड़ोसी युवक ने इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। ऐसे में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या अपडेट्स हैं? पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या इशारा कर रही है? देखिए, जो पड़ोस में रहने वाला जो युवक है, उसी को पुलिस ने आरोपी मानते हुए उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो युवक है, ये सनकी प्रवृत्ति का युवक है और गांव के जो आसपास के लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। उसमें भी यही बात सामने आई कि पड़ोस के जो युवक जिस पर हत्या का आरोप है, वो सनकी प्रवृत्ति का युवक है और अपनी सनक के चलते ही उसने ये जो हत्या की घटना है इसे अंजाम दिया है। देर रात की ये पूरी घटना है। माँ और बेटे अपने घर के आंगन में सो रहे थे। उसी दौरान ये जो युवक है कुल्हाड़ी लेकर घर पर पहुंचा और बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या इस युवक द्वारा की गई है। पुलिस सुबह जब मौके पर पहुंची और उसके बाद जब प्राथमिक पूछताछ की तो इस युवक का नाम सामने आया और उसके बाद में उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। ये सपने, लेकिन मतलब अभी तक की जो जांच है उसमें ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर हत्या किस वजह से की गई। बिल्कुल, देखिए, अभी तक कारण पुलिस द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, पूछताछ का दौर चल रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो युवक है, इसके सनकी प्रवृत्ति के होने की बात ही प्राथमिक तौर पर सामने आई है। हालांकि कुछ देर बाद जब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया। और जयपुर से बड़ी खबर है। लगातार इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आटा कारोबारी के घर में डकैती हुई। 15 घंटे के आसपास हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक डकैतों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि घर के सीसीटीवी कैमरे को तो बदमाशों ने पार कर लिया, उसकी व्यवस्था वो करके आए थे। ऐसे में पुलिस ने आसपास आने जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे खंगालने चालू किए और कुछ फुटेजेस सामने आए जिसमें संदिग्ध बदमाश नजर आ रहे हैं। अब इन फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। कल देर शाम 7:30 बजे सत्यनारायण तांबी के घर में डकैती हुई थी। बदमाश संख्या 5 थी, कार में सवार होकर आए, डकैती की। 60 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने के आभूषण लूटकर भाग गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए कुछ सीसीटीवी फुटेज तो सामने आए हैं, लेकिन क्या कड़ियां और आगे गई हैं? देखिए 15 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है डकैती को, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। एक करके जो बदमाश हैं वो सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे थे, यानी वारदात से पहले वे लोग साथ नहीं थे, यानी पूरी योजना के मुताबिक पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक एक करके वहां से निकले, उसके बाद में कार से भागते हुए के फुटेज भी जो है सामने आए। तो ऐसे में पुलिस के हाथ अब सुराग ही है, ये सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस को डकैतों तक पहुंचाएंगे। पुलिस का कहना है कि दावा ये है कि जल्द ही इस पूरी वारदात का, अगले 24 घंटे में इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं पर पूरी वारदात में किसी अनजान मतलब किसी जानकार व्यक्ति का हाथ इसमें माना जा रहा है, जिसको ये पूरी तरीके से ढंग से पता था कि व्यापारी सत्यनारायण तांबे के घर में 60 लाख रुपए से भरा हुआ बैग है। उसके अलावा करीब 1.5 लाख रुपए 1.5 किलो करीब सोने के जो जेवरात भी इसके घर में है। ये भी सामने है कि इनके यहाँ पे एक कर्मचारी था जो कि कैश कलेक्शन का एजेंट का काम करता था। वो व्यापारी से करीब शाम को करीब 60 लाख रुपए से जो बड़ा बैग है वो एजेंट जो कलेक्शन करके लेके आया था। उसके बाद जब कर्मचारी घर से निकला, रुपयों से भरा बैग रख के निकला, उसके बाद ही डकैतों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो इसलिए पुलिस का ये शक है कि वारदात में किसी जानकार व्यक्ति का हाथ है, जिसकी मदद से रैकी करने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में पुलिस, उसके अलावा जो इससे पहले किसी तरह की वारदातों में जो बदमाश शामिल रहे हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज से चेहरे मिलान कर रही है ताकि बदमाशों का पता लग सके। जी नहीं तो क्या इस बात की कितनी संभावनाएं हैं विष्णु की जिस कारोबारी के घर पर ये डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया वो उनकी पहचान का शख्स इन पांचों में रहा होगा, या फिर उस शख्स ने इन पांचों को गाइड किया होगा? देखिए अभी जो पड़ताल हुई है उसमें एक तो ये सामने आया कि बदमाश जो थे कुछ राजस्थानी टाइप की भाषा बोल रहे थे। ऐसे में पुलिस का इसलिए मानना है कि ये बदमाश बाहरी के बजाय लोकल भी हो सकते हैं। लोकल व्यक्ति का इसमें पूरी तरीके से हाथ है, चूंकि जो ये सूरजपुर अनाज मंडी है और वहां पे नागतराई ये कॉलोनी है, ये बहुत डेंसिटी वाला इलाका, काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में व्यापारी के मकान को चिन्हित करना और वहां पे रुपयों का पता लगाना होना, उसके अलावा उनको ये पता होना कि घर में घटना के वक्त में केवल महिलाएं ही मौजूद हैं, व्यापारी और उनका बेटा जो दुकान पर है, उसके अलावा मकान का दरवाजा खुला होना, ये तमाम जो चीजें हैं वो इंगित करती है कि बदमाशों को पूरी तरीके से पता था, एकदम उनका टाइम फिक्स था कि इस वक्त में डकैती की लूट की वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए पुलिस का ये मानना है कि लोकल लोग इसमें शामिल हैं, किसी लोकल आदमी का हाथ है जिसको पता था कि 60 लाख रुपए से बैग जो और सोना इस घर में रखा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे जोधपुर की। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा है। इधर एसएफआई के प्रत्याशी ने भी एनएसयूआई पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। मामले में तीखी नोकझोंक और हाथापाई देखने को मिली, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विश्वविद्यालय में प्रचार के दौरान पहले तो केएन कॉलेज के बाहर दोनों राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद उनके बीच जो मारपीट हुई वो बेहद निंदनीय थी। उसके बाद जब शाम को मेरे कुछ कार्यकर्ता बहनें विश्वविद्यालय के नए परिसर में जब प्रचार कर रही थी, जब पीजी कॉलेज की गर्ल्स के साथ बातचीत कर रही थी, उस दौरान वहां पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। जो पीछे का गेट है उस पर जबरदस्ती ताला लगाकर उनको वहां रोका गया, उनके साथ बदसलूकी हुई। जिस प्रकार से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हालात बने हुए हैं। और सहयोगी रंजन दवे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजन, ये जो दोनों ही बातें हैं, पहली तो ये कि नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार का विरोध, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें और साथ ही ये भी बताएं ये महिलाओं के साथ अभद्रता मामले की हकीकत क्या है? जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल और केएन कॉलेज से संबंधित है, जहां इस बार महिला वोटर्स के जो है निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। उसकी मूल वजह यह है कि एमबीएम जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो अब अलग होकर के एक विश्वविद्यालय का स्वरूप ले चुका है। इस कारण से
जो केएन कॉलेज के वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में, इसको लेकर के सभी रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पीजी कॉलेज के अंदर न्यू कैंपस क्षेत्र में ये एक घटना घटित हुई थी। उसके बाद में जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब यहाँ केएन कॉलेज क्षेत्र में पहुंचे थे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता जो कि महिला विंग की हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था। इसको लेकर के कहीं न कहीं हाथापाई जैसी स्थिति बनी थी। हालांकि पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी और पीजी गर्ल्स की जो छात्राएं हैं उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि नॉन वोटर्स जो हैं वे लगातार कैंपेन में साथ में रहते हैं और किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के उनकी नाराजगी थी और एसएफआई के प्रश्न हैं अरविंद सिंह भाटी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि कहीं न कहीं वोट डाइवर्ट करने की जो प्रयास किया जा रहा है और पुलिस जो है मूक दर्शक बने हुए है। लगातार जो घटनाक्रम कल घटित हुआ उसको लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की गई है। जी स्वप्निल, तो दोनों धड़ों की ओर से या फिर पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर किसी तरह का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है? जी अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उसके तहत किसी तरह की कोई मामला दर्ज होने की बात तो नहीं आई है, लेकिन विरोध जरूर दर्ज कराया गया है। इसके बारे में जो प्रशासन के संज्ञान में लाने की बात जरूर है कि किस तरीके से, हालांकि सामान्य तौर पर इस तरह की घटनाएं देखी जाती है, लेकिन जब से 2 दिन पूर्व जैसे कि वैभव गहलोत ने समर्थन में सभाएं की थी और प्रतिष्ठा की बात कही थी, उसके बाद में दोनों ही धड़ों में या तीनों ही जो धड़ हैं एसएफआई, एनएसयूआई और एबीवीपी में एक जोश की बात है और अब वो प्रतिष्ठा की बात से जोड़कर देख रहे हैं। इस कारण से लगातार जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनमें भी जोश परवान पर है और इधर एबीवीपी और एनएसयूआई क्योंकि जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो अध्यक्ष पद का जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का चुनाव है वो जातिगत आधार पर 2 जाट और आज तो डोर टू डोर प्रचार की स्थिति रहेगी, ऐसा आमना सामना मुश्किल ही है कि शायद हो आज? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वप्निल जो है डोर टू डोर का कैंपेन लगातार जारी है। तीनों ही जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं पूरे पैनल के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गांवों का जो है दौरा, गांव के वोटर्स जो आसपास के इलाकों में हैं वहां जाकर के कैंपेन करने की भी बात है। तो कुल मिलाकर के अब हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस का जाब्ते मौजूद हैं, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और जब चुनाव के दिन होने वाला है यानी कल जब चुनाव होने वाला है उसको लेकर के भी एहतियात बरती जा रही है। काफी दूरी पर बैरिकेड्स लगा करके विद्यार्थियों को पैदल ही प्रवेश दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी आई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन अपनी तरफ मुस्तैद है। पुलिस भी एक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद बंदोबस्त के लिए दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो है चुनाव को लेकर के जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। और इधर छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं। जीत के लिए जूनियर नेताजी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उसकी बानगी है ये तस्वीरें। स्टूडेंट्स रंगारंग कार्यक्रम, पार्टियों के जरिए जश्न मनाने में जुटे हैं। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपनी जीत में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। वो जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। कॉलेज की छात्राओं की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गर्ल्स फ्रेशर पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें छात्राएं फिल्मी गानों पर झूमती, नाचती, गाती नजर आ रही हैं। तो देखिए, पार्टियां ऑर्गेनाइज कर स्टूडेंट्स को लुभाने की कोशिशें कई बार इस प्रदेश ने देखी है और इसी कड़ी में ये तस्वीर जो कि ताजा है और वायरल है। विभिन्न हथकंडे अपनाए जाते हैं, पार्टी, नाचना, गाना भी उन्हीं में से एक, ताकि वोटर्स को रिझा सकें। वोटिंग डे पर उनके दिमाग में ये ख्याल रहे कि कल ही हमने एक व्यक्ति की पार्टी अटेंड की है। बहरहाल तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दौसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साल 2013 में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार भी दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस के 600 जवान, होमगार्ड के 100 और आरएसी की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं शहर में आगरा रोड पर मतदान दिवस और मतगणना दिवस पर यातायात पूरी तरह बंद किया जाएगा।
तारीख को जो चुनाव है उसके मद्देनज़र जब से अधिसूचना जारी हुई है तभी से हमारी पुलिस प्रोएक्टिव होके और बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन कानून का पालन करने के लिए आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग हमने 600 आदमियों का पुलिस, स्थानीय पुलिस और 2 कंपनी RAC की हमें और मिली हैं। सोमनाथ चौराहे से गांधी तिराहे तक बैरिकेटिंग गलियों में रहेगी, लगभग 30 जगह पे बैरिकेटिंग रहेगी। इसके अलावा हमने 15 जगह पे फिक्स पिकेट्स लगाए हैं। देखिए, साल 2013 में दौसा में स्टूडेंट्स इलेक्शन के दौरान जो कुछ भी हुआ था वो आज भी कोई भूला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं। और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ऐसे में इस बार साल 2013 के बाद से ही दौसा प्रशासन अलर्ट रहा है। इस बार भी ये अलर्टनेस नज़र आ रही है, पुख्ता इंतज़ाम है। क्या कंडीशन सामने आ सकती है इसे भी अच्छी तरह से सोच समझ लिया गया है और उस हिसाब से भी तैयारियां की गई हैं। देखिए, लगभग छावनी नज़र आएंगे कॉलेजेस। राजस्थान पुलिस की 600 जवान तैनात रहने वाले हैं, होमगार्ड के 100 जवान, RAC की 2 कंपनियां भी डिप्लॉयड हैं। वहीं सबसे ख़ास बात यह है कि जिस दिन वोटिंग होनी है यानी कल, और जिस दिन काउंटिंग होनी है, यातायात को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।